आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं नई औद्योगिक नीति की। क्या है नई औद्योगिक नीति? क्यों इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ नई औद्योगिक नीति? नई औद्योगिक नीति 1991 1991 की नई औद्योगिक नीति। क्या थी यह नई औद्योगिक नीति? श्री नरसिम्हा राव सरकार के नेतृत्व में 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा होती है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नौकरशाही के नियंत्रण की जकड़ से मुक्त करना। अनावश्यक नौकरशाही क्या है? अनावश्यक नौकरशाही का नियंत्रण क्या है, जिससे हम मुक्त करने के उद्देश्य से नई औद्योगिक नीति लाई जाती है? क्या योजना रहा होगा? नई औद्योगिक नीति जो व्यवस्था पहले से थी, उस व्यवस्था को परिवर्तित करने के संकल्प को लेकर के यह योजना बनाई गई कि एक नई औद्योगिक नीति लाई जाए, जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को विकसित किया जा सके या विकास को गति प्रदान किया जा सके। यही उद्देश्य लेकर के नई औद्योगिक नीति लाई गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को लाना था, उदारीकरण को चालू करना था। उदारीकरण क्या है आप लोग समझते हैं? दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ, या ऐसा कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना था। इसलिए भारतीय व्यवस्था में उदारीकरण को चालू करना था, ताकि हम दुनिया के देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन अर्थव्यवस्थाओं के समकक्ष खड़ा हो सके, या विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो सके। इस उद्देश्य से हम नई औद्योगिक नीति को प्राथमिकता दे रहे थे, ताकि हम वैश्विक आर्थिक जगत में, विश्व के आर्थिक पटल पर हम अपने आप को स्थापित कर सकें, यानी भारत की अर्थव्यवस्था को स्थापित किया जा सके। प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना था, क्योंकि एफडीआई पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, इसलिए उस प्रतिबंध को भी हटाना बहुत जरूरी हो गया था। साथ ही साथ देश के जो उद्यमकर्ता हैं, यानी देसी उद्यमकर्ताओं के लिए नई औद्योगिक नीति में क्या योजना थी? उन लोगों के लिए था कि एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून द्वारा जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो रुकावटें डाली गई है उद्योगों पर, उसको समाप्त करना। इसलिए कि जब तक एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून के माध्यम से लगाए गए रुकावटों से औद्योगिक व्यवस्था को मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक अर्थव्यवस्था में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना और देसी उद्यमकर्ताओं के लिए, देश के उद्योगपतियों के लिए, देश के उद्यमियों के लिए एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार कानून से उस व्यवस्था को मुक्त करना था। इसके अलावा सार्वजनिक उद्यम, जिनमें प्रत्यय दर, रेट ऑफ रिटर्न बहुत थोड़ी थी, या कुछ ऐसे थे जो कई वर्षों से लगातार घाटे में चल रहे थे, उनके भार को भी मुक्त करना था। इन सभी सुधारों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी सुधारों पर नज़र रखते हुए नई औद्योगिक नीति में निम्नलिखित क्षेत्रों में जो पहल करने की योजना बनाई गई, वो योजना क्या थी? वह योजना थी औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को
नंबर 1 में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, दूसरा था विदेशी विनियोग, तीसरा था विदेशी तकनीकी नीति। विदेशी तकनीकी के लिए एक नीति बनाना था। चौथा था सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में क्या नीति होगी। हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर 2 सेक्टर्स हैं, तो निजी क्षेत्र की तो बात है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में भी एक नीति बनानी थी। वह भी नई औद्योगिक नीति की योजना का एक प्रमुख पार्ट था। और पांचवा था MRTP कानून। MRTP कानून ये पांचवा बिंदु था, यानी औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, विदेशी विनियोग, विदेशी तकनीकी नीति और सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में नीति, और पांचवा MRTP कानून। औद्योगिक लाइसेंस कुछ विशेष उद्योगों को छोड़कर, उसमें यह भी ध्यान रखा गया था कि चाहे उद्योगपति या उद्यमकर्ता या उद्यमी छोटा सा ही पूंजी लगाकर क्यों नहीं उद्योग चला रहा हो, उसमें राशि का कोई ध्यान नहीं रखा गया था, विनियोग स्तर का ध्यान रखे बिना। यानी कितना अमाउंट कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट में लगाया है, या उसका उद्योग कितना बड़ा है या छोटा है, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा गया था। यानी विनियोग स्तर का ध्यान रखे बिना सभी उद्योगों पर जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया जाएगा, यह एक योजना थी। और इन योजनाओं के तहत जो मुख्य नीतियां थी, क्योंकि नई औद्योगिक नीति में 2 परिशिष्ट बनाए गए, परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2। तो हम लोग आज परिशिष्ट 1 पर ही बात कर पाएंगे, क्योंकि नई औद्योगिक नीति बहुत बड़ी है। तो इस वीडियो में हम परिशिष्ट 1 पर चर्चा कर रहे हैं। परिशिष्ट 2 इसके बाद का जो पार्ट आएगा उस पार्ट में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। कुछ उद्योगों को छोड़कर या छोटी सी उद्योगों की एक छोटी इकाई को छोड़कर अन्य सभी औद्योगिक प्रोजेक्ट के लिए औद्योगिक लाइसेंस हटा लिए गए। परिशिष्ट 2 में कुछ ऐसे उद्योग जो सामाजिक सुरक्षा और सामरिक महत्व के वस्तुएं जो उत्पादित करते हैं, या कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो सामाजिक सुरक्षा, प्रतिरक्षा, सामरिक महत्व की वस्तुओं को उत्पादित करती हैं, या खतरनाक रसायन का उत्पादन करते हैं, या पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कारणों से उत्कृष्ट उपभोग जिसको हम लोग एलीट कंजम्पशन कहते हैं। एलीट कंजम्पशन क्या है? सर्वोत्कृष्ट उपभोग या एलीट कंजम्पशन जो है उसको हम लोग कहते हैं अभिजात वर्ग या समाज का विशिष्ट भाग या विशिष्ट समाज का एक पार्ट, जिसको हम लोग एलीट कंजम्पशन कहते हैं या सर्वोत्कृष्ट उत्पाद कहते हैं। ऐसे उत्पादों को छोड़कर या ऐसे उत्पादों से जुड़े हुए जो मद हैं उन मदों को छोड़ करके बाकी की जो वस्तुएं उत्पादित करने वाली उद्योगें हैं उन उद्योगों को परिशिष्ट 1 में रखा गया है। परिशिष्ट 2 में केवल सामरिक महत्व की वस्तुएं उत्पादन करने वाले, खतरनाक रसायन उत्पादन करने वाले या महत्वपूर्ण कारणों से जो सर्वोत्कृष्ट एलीट कंजम्पशन, सर्वोत्कृष्ट उत्पादन करने वाले जो उद्योग हैं उनको रखा गया। बाकी सारी जो उत्पादन करने वाली उद्योगें हैं उनको परिशिष्ट 1 में रखा गया। ऐसे क्षेत्र जिनमें सुरक्षा और सामरिक महत्व का प्रभुत्व है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित रखा गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि वह गवर्नमेंट चाहती थी कि हम अपने हिसाब से उसको देखें, इसलिए परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 में रखा गया। ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें आयातित पूंजी वस्तुओं की आवश्यकता है उन्हें एकदम स्वीकृति दे दी जाएगी, उन पर कोई रोक टोक नहीं होगा, बेहिचक उसके लिए स्वीकृति है। जिसमें आयातित पूंजी की आवश्यकता है उसको लाइसेंस के लिए स्वीकृति मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चौथा था ऐसे शहर जिनकी संख्या 10 लाख से कम है, उनमें केंद्र सरकार से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाला कोई भी शहर, अगर वहाँ कोई भी व्यक्ति उद्योग स्थापित करना चाहता है तो केंद्र सरकार से उसको लाइसेंस के लिए कोई अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन यह अनिवार्य लाइसेंस को छोड़कर, यानी अनिवार्य वस्तुएं या सरकार द्वारा संरक्षित वस्तुओं की सूची को छोड़ करके, यानी जो मैंने कहा कि प्रतिरक्षा से संबंधित सामरिक महत्व की वस्तुएं, खतरनाक रसायन और सर्वोत्कृष्ट उत्पाद, इन सबों को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति वहाँ अगर इंडस्ट्री लगाता है तो उसको सरकार से, केंद्र की सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली शहर है तो 2-3 वस्तुओं को छोड़ करके, 2-3 वस्तुएं क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर और मुद्रण को छोड़ करके अन्य जितने भी प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे, उन उद्योगों को स्थापित करने के लिए शहर की सीमा से 25 किलोमीटर दूर जाना होगा। यानी शहर का जो हद है, हद मीन्स सीमा, उस सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी पर जा कर के आप उद्योग लगा सकते हैं। यह नई औद्योगिक नीति में थी। 5वां था औद्योगिक लाइसेंस की छूट वर्तमान इकाइयों के सभी महत्वपूर्ण उद्योगों पर। यानी अगर कोई उद्योग चल रहा है तो अगर वह अपने उद्योग का विस्तार करना चाहता, बढ़ाना चाहता, बड़ा पैमाना पर करना चाहता, व्यापक पैमाने पर अपने इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहता है, तो उसके लिए भी सरकार से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित उद्योगों की प्रस्तावित जो सूची थी, चूंकि हम परिशिष्ट 1 की बात कर रहे हैं, तो उस परिशिष्ट में क्या था? उसमें था अस्त्र शस्त्र और सैन्य संबंधी सामग्री, प्रतिरक्षा, हवाई जहाज, जंगी जहाज, परमाणु शक्ति, कोयला और लिग्नाइट, खनिज तेल, लोह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, क्रोम अयस्क, जिप्सम, गंधक, सोने, हीरों का खनन। परमाणु शक्ति की अनुसूची में दिए गए खनिज, रेलवे, परिवहन, इन सबको परिशिष्ट 1 में रखा गया और परिशिष्ट 1 के तहत इन सब को नई औद्योगिक नीति में, मैंने जैसा पहले कहा कि परिशिष्ट 1 और 2 में बांटा गया, तो इन सब को परिशिष्ट 1 में रखा गया। नई औद्योगिक नीति 1991 में जिन की सूची परिशिष्ट 2 में है, चूँकि बड़ा है इसलिए मैं अगले पार्ट में उस विषय को लेकर के आपके पास आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।